प्रीव्यू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 3 वालों के लिए माइनर इकोनॉमिक्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ में देखिए जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सब आपके सिलेबस से ही है या फिर आपको जो पूछा जा चुका है पहले यानी पिछले सेशन वालों को वैसा क्वेश्चन है। तो चलिए पूरा देखिएगा बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो दुनिया की सबसे अनोखी और तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आकार के मामले में यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एक विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका मतलब है कि यहाँ पुरानी पारंपरिक प्रणाली जैसे कि बैलगाड़ी से खेती और आधुनिक तकनीक दोनों एक साथ देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो भारत है वो एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यानी यहाँ आपको जो है पुरानी तकनीक वगैरह भी मिलेगी, पारंपरिक प्रणाली जैसे बैलगाड़ी से खेती होते हुए भी आपको दिखेगा, और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक वगैरह यानी दोनों साथ में देखने को मिलता है। चलिए प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए हमारा अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता में पहला हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारा निजी और सरकारी का सह अस्तित्व, यानी भारत में सरकारी क्षेत्र हो गया यानी प्राइवेट सेक्टर हो जाए या फिर आपका जो है गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों मिलकर काम करते हैं। रणनीतिक नियंत्रण जैसे कि रेलवे, परमाणु ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होता है यानी गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। वहीं व्यापार पर आज़ादी है यहाँ, यानी कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया और गाड़ियाँ वगैरह बनाने जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को पूरी तरीक़ा से आज़ादी दी गई है। ठीक है, फिर देखिए ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था था। दूसरा देखिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, यानी निर्भर रहते हैं हमारा देश। तो देखिए रोजगार का मुख्य साधन है कृषि। भारत की लगभग आधी आबादी यानी 45 से 50% प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई है, यानी डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से खेती से जुड़े हुए हैं हमारे भारतीय लोग। ठीक है, और पशुपालन से। फिर है कम जीडीपी योगदान यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतनी बड़ी आबादी के लगे होने के बावजूद देश की कुल कमाई जो है वो कृषि का हिस्सा केवल सिर्फ 15 से 18% ही है। अगला है कि मानसून का जुआ, यानी भारतीय कृषि आज भी बहुत हद तक बारिश पर ही निर्भर होती है। तो ये हमारा कृषि भी देखिए ये प्रमुख विशेषताओं में से एक हो गया। तीसरा है सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास, यानी कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसमें भी तेजी से विकास हो रहा है। जीडीपी का मुख्य इंजन, भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो 50% से अधिक जो हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र का होता है हमारा। फिर दूसरा हो गया इसमें प्रमुख उद्योग कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर जो कि हमारा आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, बीमा हो गया, होटल हो गया, पर्यटन हो गया और टेलीकॉम जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। वैश्विक पहचान के रूप में देखिए तो भारत को दुनिया का बैंक ऑफिस यानी कि आईटी हब भी कहा जाता है। तो ये हमारी विशेषता है। फिर चौथा विशेषता है जनसंख्यीय लाभांश, युवा देश। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहाँ की लगभग 65% आबादी जो है वो कार्यशील है। कार्यशील यानी कि 15 वर्ष से शुरू करते हैं लोग खटना और 59 वर्ष की आयु तक खटते रहते हैं। इसलिए ये जो भारत देश है वो दुनिया की सबसे युवा देश कहलाती है। चलिए आगे है कि सस्ता और प्रचुर श्रम, युवाओं की बड़ी संख्या के कारण भारत के पास काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इनके पास। ठीक है, बाजार का आकार, तो युवा आबादी के कारण यहाँ हर सामान चाहे वो आपका मोबाइल हो, कार हो, कपड़े हो, इन सभी को खरीदने वाले ग्राहकों का बहुत बड़ा बाजार है ये विशेषता है। पांचवा विशेषता है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय का कम होना। बड़ी आबादी का असर भी होता है। तो भले ही भारत की कुल जीडीपी बहुत बड़ी है लेकिन जब उसे 140 करोड़ से अधिक की आबादी में बांटा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी इससे देखा जाए तो विकसित देश जैसे कि अमेरिका या जापान के मुकाबले एक औसत भारतीय की सालाना कमाई काफ़ी कम है। तो ये भी हमारा देखिए यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाता है ज़्यादा आबादी होने के कारण। छठा देखिए आर्थिक असमानता और गरीबी भी इससे पनपती है।
जैसे कि अमीर गरीब की खाई, देश की कुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के पास ही है, गरीब लोगों के पास नहीं है। बुनियादी सुविधाओं की कमी भी है। एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे या फिर उसके पास रह गई है, जिन्हें सही पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। तो ये सभी जो है हमारे अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए, सातवां हो गया असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र। असुरक्षित रोजगार, जैसे कि हमारा भारत के लगभग 85 से 90% जो मजदूर हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी उसका जो रोजगार है वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। जैसे कि देखिए रेहाड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर और छोटे दुकानदार, तो ये लोग जो है असुरक्षित रोजगार के क्षेत्र में आते हैं। कभी इनका काम चलेगा, कभी नहीं चलेगा। यानी यहाँ मान लीजिए कि इनका घर बन रहा है तो यहाँ उन लोग मजदूरी करेंगे, लेकिन कल चलेगा नहीं चलेगा ये सब, तो ये असुरक्षित रोजगार हुआ दोस्तों। फिर है सुविधाओं का अभाव। इन मजदूरों का कोई भी निश्चित वेतन नहीं होता, इसका कोई भी पीएफ नहीं मिलता या फिर कोई भी मेडिकल लीव जैसी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। कहीं मान लीजिए ज़्यादा कमाया, कभी कभी कम कमाया, तो ये सभी चीज़ें। आठवां देखिए तेज़ी से बढ़ती विकास दर, वैश्विक चमक। तो वैश्विक मंदी या फिर संकटों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 6% से 7% की दर से बढ़ रही है। विदेशी निवेश इसमें, तो इस तेज विकास को देखते हुए दुनिया भर की जो कंपनी है वो भारत पर अपना पैसा लगा रही है, यानी एफडीआई कर रही है, यहाँ जो है इन्वेस्ट कर रही है भारत में। चलिए, नौवां देखिए डिजिटल क्रांति भी है, जिसमें हमारा कैशलेस इकोनॉमी हो गया। भारत में यूपीआई जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह आने से गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट आम हो गया है। ई कॉमर्स वगैरह की सुविधा, जिसमें इंटरनेट और सस्ते डेटा की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, डिजिटल बैंकिंग वगैरह, ये सब तेज़ी से विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थव्यवस्था है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ जहां भारत के पास अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल पेमेंट और करोड़ों युवाओं की ताकत है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा है दोस्तों वो गरीबी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, कम प्रति व्यक्ति आय जैसी चुनौतियां भी है। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी बनने की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आपको कर लेना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे समझ सकते हैं, VVI। ठीक है, बोल रहा है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके असफलताओं के बारे में, यानी हर एक चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और कब आया था ये पंचवर्षीय योजना, ये भी देखेंगे। तो देखिए लिखा है कि आज़ादी के बाद जब भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने और देश को तेज़ी से विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ये जो है दोस्तों वो कब शुरू हुआ था? 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जिसने 1991 में पहली बार योजना लागू की। साल 1951 से लेके 1917 तक देश में टोटल 12 योजनाएं चलाई गई, जिसका मुख्य मकसद क्या था? तो देश से गरीबी मिटाना था, खेती को सुधारना था और भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना था। यानी जो हमारा पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो आज़ादी के बाद आया। जब आज़ादी के बाद जब देखा गया कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई थी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, खेती वगैरह में प्रॉब्लम हो गया था, तो ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए और देश के विकास को तेज़ी से विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है वो 1950 में योजना आयोग पहले बनाया गया, उसके बाद 1951 में पहली योजना इसे लागू की गई थी। ठीक है, चलिए पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यानी किस उद्देश्य के कारण इसे बनाया गया था? तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे भारत सरकार की जो है 4 प्रमुख और सामान्य उद्देश्य थे। पहला था आर्थिक विकास, देश की कुल आय जो है हमारा यानी जीडीपी वगैरह और प्रति व्यक्ति आय को तेजी से बढ़ाना, तो ये पहला उद्देश्य था। फिर दूसरा हो गया आत्मनिर्भरता, जिसमें हमारा अनाज हो गया, मशीनों और तकनीक के लिए दूसरे देश वगैरह पर निर्भर खत्म हो जाना, यानी खुद का अपना सब चीज़ बनाना। ठीक है,
फिर हो गया पूर्ण रोजगार, देश के सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर देना और बेरोजगारी को कम करना। तो ये सभी उद्देश्य था जो है हमारा पंचवर्षीय योजना का। फिर अगला उद्देश्य हो गया कि सामाजिक न्याय और समानता, गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करना और समाज के पिछड़े वर्गों का विकास करना, यानी गरीबों को जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद और जिस तरीका से भी हो सके उनका मदद करना, ताकि अमीर और गरीब के बीच जो है वो संतुलन बने रहे, सामाजिक न्याय बना रहे। अगला हो गया दोस्तों आधुनिकीकरण, जिसमें हमारा देखिए कृषि और उद्योगों में नई तकनीक और आधुनिक विचारों को अपनाना। तो ये सभी प्रमुख प्रमुख उद्देश्य था हमारा पंचवर्षीय योजना का। भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने के पीछे ये सब उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, आखिर उसकी उपलब्धियां क्या है, आखिर उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। ठीक है, तो इन योजनाओं के माध्यम से भारत ने कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की। पहला तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी, यानी भारत की जीडीपी और विकास दर में तेज सुधार हुआ, जिससे देश मंदी से बाहर निकला, यानी जो है हमारा देश का जीडीपी बहुत तेज से विकास हुआ। ठीक है, फिर हो गया कृषि में भी आत्मनिर्भर हुआ, जो कि हरित क्रांति वगैरह हुई थी। तो तीसरी और चौथी योजना के दौरान हरित क्रांति हुई, जिससे भारत अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भर बना। फिर अगला हो गया हमारा दोस्तों मजबूत औद्योगिक आधार, दूसरी योजना जिसको महालनों 20 मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसके तहत जो है भिलाई, उराव केला और दुर्गापुर जैसे बड़े स्टील प्लांट और भारी उद्योग वगैरह भी लगाए गए हैं, ताकि रोजगार मिल सके। ठीक है, और आर्थिक विकास हो सके देश का। फिर हो गया बुनियादी ढांचों का विकास, देश में बड़े बांध, पक्की सड़कें, रेलवे नेटवर्क और बिजली उत्पादन का भारी विस्तार भी हुआ था, यानी बड़े ढांचों का विस्तार हुआ था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बनाए गए। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, जिसमें हमारा देखा जाए तो आईटी विभाग हो गया, फिर आईआईएम हो गया और एम्स वगैरह जैसे बड़े संस्थानों की स्थापना हुई, जो जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष से बढ़कर जो है 68 वर्ष से अधिक हो गया। तो ये सभी जो है सुधार हुआ था, ये सभी उपलब्धियां हासिल की थी पंचवर्षीय योजना ने। फिर हमारा है बैंकिंग और डिजिटल क्रांति, जो कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे बैंकिंग सेवा वो गाँवों तक भी पहुंची। बाद में योजनाओं में देश आईटी और डिजिटल हब भी बन गया। तो ये सभी पंचवर्षीय योजना का उपलब्धि रहा था। आगे देखेंगे कि जो हमारा पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उसकी कुछ असफलताएं भी थी, यानी उसकी कुछ कमियां असफलताएं भी थी। तो चलिए, बोला कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये योजनाएं कई मोर्चों पर नाकाम भी रही। क्या क्या हुआ, तो देखिए गरीबी और असमानता का बने रहना, यानी ये जो है गरीबी हटाओ ये सब नहीं कर पाया। तो देखिए गरीबी हटाओ 5वीं योजना का मुख्य नारा था। जैसे अभियानों के बावजूद देश से गरीबी पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं हो सकी, अमीर होते गए और गरीब जो है वही रह गया। तो ये यानी कि गरीब और अमीर के बीच असमानता बनी रही, गरीब गरीब ही रहे। बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ा कि योजनाएं सभी युवाओं को रोजगार देने में असफल रही। रोजगार विहीन विकास की स्थिति पैदा हो गई, यानी बहुत ज़्यादा जो है बेरोजगारी पैदा हो गई। फिर महंगाई भी, यानी कई योजनाओं में घाटे में जाने से वित्त व्यवस्था जो है, यानी ज़्यादा नोट वगैरह छापना के कारण देश में चीज़ों की दाम बहुत तेज़ी से बढ़े, जिससे आम जनता परेशान हो गई, महंगाई बढ़ गई। फिर हो गया लक्ष्य से कम विकास दर, कई योजना अपने तय किए गए विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। फिर हमारा क्या नुकसान हुआ, फिर देखिए धीमी प्रशासनिक व्यवस्था, लाला फीताशाही और भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का पैसा जमीन पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, यानी भ्रष्टाचारी के कारण जो लोग थे वो खा जाते थे पैसा। ठीक है, वो योजनाओं में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अच्छे से जो है यूज नहीं हो पाया योजनाओं का। युद्ध जो कि हमारा 1962 में चीन का युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान का, और भीषण सूखे के कारण कई बार पंचवर्षीय योजना बीच में ही रुक गई और सरकार को एक एक साल की आपातकालीन योजनाएं चलानी पड़ गई थी। तो ये सभी जो है हमारे असफलता थी पंचवर्षीय योजना का। दोस्तों सीधा समझिए, पंचवर्षीय योजना जो है उसका हम लोग उद्देश्य समझ लिए, उसकी उपलब्धियां समझ लिए और उसकी असफलताएं समझ लीजिए। बस आपको यही पूछा जाएगा एग्जाम में भी। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि पंचवर्षीय योजना को भारत का विकास में मिला जुला योगदान रहा।
भले ही ये योजनाएं देश से गरीबी और बेरोजगारी को पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और उद्योगों को भी मजबूत नींव रखी। इन्हीं योजना के बदौलत आज भारत दुनिया का एक बड़ा आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के बारे में। भारत की पंचवर्षीय योजना जरूर पूछा जाएगा, आपको कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में गरीबी के कारण, प्रभाव एवं निवारण की उपायों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो है गरीबी जो बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है गरीबी का, और इसका निवारण के उपाय। देखिए एक और क्वेश्चन है, आपको बीच में कर लेना, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो 5 मार्क्स के लिए हो सकता है पूछ ले या फिर नहीं भी पूछ ले, वैसे लोगों को पता होगा, इसलिए थोड़ा सा उसका डिटेल में पढ़ लीजिएगा, रटना वटना कुछ नहीं है। तो चलिए गरीबी के बारे में देखते हैं। तो देखिए गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जिसमें किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिसमें हमारा भोजन आता है, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह, इन सभी का नसीब नहीं होता पाती, यानी ये सब उसको जो है सुविधाएं नहीं मिल पाती है, ठीक है। भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद आज भी गरीबी की एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। यह देश के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है, जो कि गरीबी होती है। समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारण, यानी क्या क्या कारण है जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है। तो भारत में गरीबी की समस्या इतनी गहरी है कि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है और ऐतिहासिक कारण भी है। पहला देखेंगे आर्थिक कारण क्या है गरीबी का, जिसमें हमारा आ जाता है बेरोजगारी और अल्प रोजगार। देश में कार्यशील जनसंख्या यानी कम काम चाहने वाले लोगों की तुलना में रोजगार के अवसरों का निर्माण बहुत कम हो रहा है। इसके कारण युवाओं को या तो काम नहीं मिलता या तो बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब जनसंख्या लोग ज़्यादा है, ठीक है, और काम कम, मतलब जो है कम। तो इसके लिए जो है या तो आपका वेतन सही नहीं मिलता, या तो काम करना मतलब कम वेतन पर काम करना पड़ता है, या तो काम ही नहीं मिलता। तो ये नौबत आ गई है, आर्थिक कारण ये है। फिर है असंगठित क्षेत्रों का बड़ा होना। भारत का लगभग 85 से 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र यानी दिहाड़ी मजदूर के रूप में, रेहाड़ी पटरी वाले, ये सब में काम करते हैं। यहाँ ना तो नौकरी की गारंटी होती है और ना ही सामाजिक सुरक्षा की, यानी पीएफ वगैरह, पेंशन वगैरह मिलता है, जिससे ये कभी गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, बल्कि सिर्फ अपना रोजी रोटी तक ही चला पाते हैं। तो ये रीजन है, ठीक है। फिर हो गया कृषि का पिछड़ापन। भारत की लगभग आधी आबादी जो है दोस्तों वो आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण, छोटे खेत और पुरानी तकनीक वगैरह के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो कम है। यदि मानसून खराब हो जाए, यानी कि बारिश वगैरह नहीं होता है, तो किसान जो है कर्ज की जाल में फंसकर गरीब हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा जो है वो रीजन है। चलिए आगे देखेंगे कि पूंजी और संसाधनों की कमी। उद्योगों को शुरू करने के लिए गरीब लोगों के पास पूंजी नहीं होता है और बैंक से आसानी से लोन भी नहीं मिलता, जिससे वे ना ही कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना रोजी रोटी चलाने तक ही सीमित रहते हैं, वही सोच के साथ वो बढ़ते रहते हैं, जिससे गरीबी और भी बढ़ती है। आगे है लगातार बढ़ती महंगाई। तो देखिए दैनिक उपयोग की वस्तु जैसे कि दूध, सब्जी, तेल वगैरह और बुनियादी वस्तु जिसमें दवा, पढ़ाई वगैरह की कीमत लगातार बढ़ रही है। गरीब आदमी की आय स्थिर रहती है, लेकिन खर्च बढ़ने से वह और भी गरीब होता जाता है। तो ये सभी आर्थिक कारण है दोस्तों गरीबी का। चलिए दूसरा देखेंगे जनसांख्यिकीय या फिर सामाजिक कारण। तो देखिए जनसंख्या का तीव्र विस्फोट। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से संसाधन, यानी कि जो हमारा संसाधन है, जिसमें स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, ये सब तो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ रहा है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है, जिससे गरीबी और भी बढ़ रही है। फिर है निरक्षरता और कौशल का अभाव। आज भी देश के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है। आधुनिक बाजार के हिसाब से गरीब युवाओं के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कोई भी टेक्निकल या फिर व्यावसायिक हुनर नहीं होता, जिससे उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और लोगों फिर उन्हें जो है एक छोटा सा नौकरी करना पड़ता है, छोटा सा काम करना पड़ता है, सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए अपना। तो इससे जो है फिर हो गया सामाजिक कुप्रथाएं और फिजूल खर्ची। भारत में गरीब परिवारों में भी जातिवाद
जातिगत बंधनों, शादियों, मृत्यु भोज और त्योहारों पर कर्ज लेकर भारी फिजूल खर्ची की जाती है। यानी कर्जा ले लेकर बिना मतलब का खर्चा किया जाता है। अब वो होता है, देखिए गांव में भी आपने देखा होगा, शादी वगैरह होता है, ठीक है, मृत्यु वगैरह किसी का होता है, त्यौहार वगैरह, तो वो तो खर्चा करना पड़ता है, लेकिन वो जो है ज़्यादा खर्चा हो जाता है जो कि कर्ज लेकर लोग करते हैं। यह सामाजिक दबाव उसे आजीवन कर्जदार भी बना देता है। यानी आप कर्ज भरते रहिए। फिर हो गया संयुक्त परिवार प्रणाली। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवार में कमाने वाले लोग कम और उन पर आश्रित रहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जिससे परिवार का जीवन स्तर नीचे गिर जाता है। तो ये सभी जो है सामाजिक कारण है दोस्तों गरीबी के। चलिए आगे देखेंगे ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारण। तो देखिए औपनिवेशिक शोषण। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत के प्रारंभिक हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और कृषि व्यवस्था को पूरी तरीका से नष्ट कर दिया, जिससे भारत आज़ादी के समय एक अत्यंत गरीब राष्ट्र बन गया था। यानी सब तो अंग्रेज वगैरह लूट के ले गए थे, ठीक है, पूरा 200 साल तक हमारे देश को लूटा था, इसलिए जो हमारा देश है वो सोने की चिड़िया से एक गरीब देश बन गया, ठीक है। आगे देखिए भ्रष्टाचार और दोषपूर्ण वितरण प्रणाली। सरकार जो है दोस्तों वो गरीबों के कल्याण के लिए जो करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण, यानी भ्रष्टाचारी के कारण वह पैसा जो है या फिर राशन जमीनी स्तर पर असली गरीब तक पूरी तरीका से नहीं पहुंच पाता। भ्रष्टाचारी के माध्यम से उधर ही जो है निपटा दिया जाता है, गरीब तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सभी कारण से जो है गरीबी बढ़ती है। गरीबी के पीछे ये सब कारण है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है वो देखेंगे, यानी गरीबी के क्या प्रभाव है। तो गरीबी का देश और समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या पहला हो गया दोस्तों कुपोषण और खराब स्वास्थ्य। गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और बीमारियां बढ़ती रहती है। तो ये होता है पहला नुकसान होता है। फिर दूसरा हो गया, दूसरा प्रभाव है दोस्तों कि बाल श्रम। पेट भरने के लिए गरीब माता पिता अपने छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भेजना पड़ता है क्योंकि अगर काम पर नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, है ना। फिर हो गया अपराधों में वृद्धि। भूख और मजदूरी के कारण कई बार लोग चोरी, लूटपाट और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, यानी अपराध वगैरह करना शुरू कर देते हैं। पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं से लूटपाट चोरी वगैरह करके पैसा लाना। फिर हो गया झुग्गी झोपड़ियों का विकास। शहरों में रहने की जगह ना होने के कारण गरीब लोग गंदी बस्तियों में रहने में मजबूर हो जाते हैं, जहाँ बिजली पानी की भारी कमी भी होती है। तो ये सभी प्रभाव पड़ता है गरीबी का। फिर है अनपढ़ता का चक्र। पैसे की कमी के कारण गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते, जिससे वे बड़े होकर भी गरीब ही रह जाते हैं। तो ये सभी प्रभाव पड़ता है गरीबी का। बहुत ही जो है गरीबी जो है ना बहुत ही अभिशाप के जैसा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि गरीबी निवारण के कुछ उपाय के बारे में, यानी गरीबी को दूर करने के, उससे निकलने के कुछ उपाय। तो देखिए गरीबी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाना जरूरी है। पहला हो गया रोजगार के अवसरों का निर्माण करना। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां और उद्योग लगाना चाहिए ताकि बेरोजगारों को काम मिल सके, ठीक है। ज़्यादा उद्योग वगैरह लगेगा तो जो लोग बेरोजगार हैं उसको काम मिल पाएगा, ठीक है, जिससे गरीबी कम होगी। मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार होना चाहिए। फिर हो गया कृषि क्षेत्र में सुधार। किसानों को सस्ती खाद, बीज और सिंचाई की सुविधा देकर उनकी आमदनी बढ़ानी चाहिए ताकि ग्रामीण गरीबी खत्म हो सके। फिर जनसंख्या पर भी कंट्रोल लगाना चाहिए। देश में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाने चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी जनसंख्या जो है वो गरीबी का, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आगे हो गया कि फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। समाज के गरीब तबके को मुफ्त और रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, शिक्षित हो सके, ताकि गरीबी से निकल सके। फिर अगला हो गया दोस्तों कि सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं। सरकार को मुफ्त इलाज और दवाइयां जैसे कि आयुष्मान भारत वगैरह योजना का दायरा और भी बढ़ाना चाहिए ताकि बीमारी के कारण कोई गरीब कर्जदार ना बने और वो उनका इलाज हो सके, ठीक है, वो गरीबी से निकल सकें। फिर हो गया लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। गाँवों में छोटे छोटे घरेलू उद्योग जैसे कि मोमबत्ती का उद्योग हो गया, अगरबत्ती का, कपड़े सिलना, इन सभी के लिए सस्ते लोन देना चाहिए सरकार को। तो ये सभी था दोस्तों हमारे गरीबी की समस्या, गरीबी का कारण, गरीबी का निवारण,
गरीबी के पीछे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा। चलिए निष्कर्ष देखते हैं कि गरीबी केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि ये पूरे देश के लिए विकास का कलंक होता है। जब तक देश का आखिरी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, यानी खुद पर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा, तब तक भारत वास्तविक रूप से विकसित नहीं बन सकता। हालांकि सरकार इसके लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करके इन योजनाओं का लाभ सीधे गरीब तक पहुंचना सबसे जरूरी है। यानी भ्रष्टाचारी के माध्यम से गरीबों तक तो ये योजना पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन अगर पहुंच पाती तो समझ लीजिए ठीक रहता, गरीबी खत्म होती। तो ये था हमारा दोस्तों। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा। फिर हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये बेरोजगारी। आपको गरीबी बेरोजगारी ये हो सकता है दोनों पूछ ले, या तो एक ना एक तो 100% पूछेगा, आपको कर लेना है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में बेरोजगारी के प्रकार, कारण एवं समाधान का वर्णन करना है हमें। तो चलिए देखेंगे आंसर। देखिए बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति जो काम करने योग्य तो है और वर्तमान मजदूरी दर पर काम करना चाहता है, लेकिन उसे रोजगार का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता, यानी उसके रोजगार ही नहीं मिलता। भारत एक विशाल जनसंख्या और युवाओं का देश है। यदि इस युवा शक्ति को सही समय पर रोजगार ना मिले तो यह देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। यानी बेरोजगारी क्या है वो तो आप जानते होंगे, यानी काम करने के लिए लोग इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें जो है रोजगार नहीं मिल रहा, वही बेरोजगारी होती है। चलिए भारत में बेरोजगारी के प्रकार देखेंगे। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर यहाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला हो गया परछन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। इसमें किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, यानी जो काम 2 लोगों से ही हो सकता है उसी में जो है 6 से 10 लोग लगे होते हैं, क्योंकि यदि इसमें से कुछ लोग को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, यानी काम में कोई असर न पड़ेगा। लेकिन फिर भी 2 की जगह पर 4 लोग लगे हैं, 6 लोग लगे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। फिर हो गया दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी, और यह तब पैदा होती है जब देश के आर्थिक ढांचों में बदलाव आता है और बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए जरूरी कौशल श्रमिकों के पास नहीं होता। यानी ये बेरोजगारी तब पैदा होता है कि देखिए बाजार में कोई नौकरियां हैं, लेकिन उसके लिए जो मजदूर हैं उनके पास जो है कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, तब ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। फिर हो गया दोस्तों हमारा मौसमी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को वार्षिक के कुछ महीने में ही काम मिलता है, जैसे कि खेती के समय में मिलेगा, बाकी समय में वे बेरोजगार रहते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं। तो ये हो गया मौसमी बेरोजगारी। फिर हो गया दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी। जब देश के युवा उच्च शिक्षा, डिग्री या फिर तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद भी अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं, तो उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और ये सभी तरह का बेरोजगारी जो है भारत में पाया जाता है। फिर हो गया घर्षणजय बेरोजगारी। यह एक अस्थायी स्थिति है। जब कोई श्रमिक एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश कर रहा होता है तो उस बीच की समय अवधि को घर्षणजय बेरोजगारी कहते हैं। यानी मान लीजिए इस नौकरी में आपको कम पैसा मिल रहा है, आप इसे छोड़ के जो है दूसरी बड़ा पैसा के लिए, बड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, तो इसे ही जो है हम लोग घर्षणजय बेरोजगारी कहते हैं। इस बीच जो आप काम नहीं कर रहे हैं वही घर्षणजय बेरोजगारी होती है। तो ये सभी प्रकार के बेरोजगारी भारत में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, यानी बेरोजगारी क्यों होता है। तो देखिए भारत में इस बेरोजगारी के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें पहला हो गया दोस्तों तीव्र जनसंख्या वृद्धि। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से नए रोजगार वगैरह के अवसर का सृजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से केवल डिग्री देने पर ही केंद्रित है। आप अभी भी देखे होंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ कहा जाता है डिग्री लेने से मतलब रखो, है ना। लेकिन इसमें जो हम लोग व्यवहारिक ज्ञान वगैरह, तकनीकी कौशल वगैरह और व्यावसायिक प्रशिक्षण वगैरह की भारी कमी होती है, जिसके कारण नौकरी वगैरह नहीं मिल पाता है, तो बेरोजगारी बढ़ती है। फिर हो गया दोस्तों कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। देश की लगभग आधी आबादी जो है वो अभी भी कृषि पर निर्भर है, जो खुद एक अनिश्चित और मौसमी क्षेत्र है। कृषि का आधुनिकीकरण ना होना एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है।
फिर देखिए हमारा अगला कारण है वो है धीमा औद्योगिक विकास। भारत का विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है जो कि कृषि से हटने वाले आंतरिक श्रमिकों को भी संभाल सके, अतिरिक्त मजदूरों को भी संभाल सके। तो इसके कारण जो है बेरोजगारी और भी बढ़ती है। फिर है कुटीर और लघु उद्योगों का पतन। मशीनीकरण और बड़े उद्योगों से मिलने वाले कंपटीटर वगैरह के कारण जो छोटे और ग्रामीण हस्तशिल्प और छोटे घरेलू उद्योग वगैरह वो धीरे धीरे बंद हो गए। ये सभी कारण है हमारा बेरोजगारी के। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि बेरोजगारी दूर करने के उपाय के बारे में, आखिर किस किस कदम के माध्यम से, कौन कौन तरीके के माध्यम से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाना बहुत जरूरी है। पहला हो गया रोजगार परक शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा को जो है वो कौशल आधारित बनाया जाए, स्किल वगैरह के आधारित अकॉर्डिंग बनाया जाए। कॉलेज और स्कूलों में ऐसा कोर्स शामिल किया जाए जो सीधे उद्योगों की मांग से मेल खाता हो। ठीक है। फिर हो गया MSME और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, यानी सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग जो होते हैं हमारा, उन सभी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ये बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक श्रम प्रधान होते हैं, मेहनती होते हैं और ज़्यादा रोजगार पैदा करने का काम करते हैं। फिर हो गया कृषि का विविधीकरण करना चाहिए। विविधीकरण किसानों को पारंपरिक खेतों की साथ साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, बागवानी और खाद यानी फूड प्रोसेसिंग वगैरह जैसे सहायक व्यवसायों से जुड़ा होना चाहिए। यानी खेती भी कीजिए, साथ ही साथ आप जो है डेयरी का काम कीजिए, पशुपालन कीजिए, मछली पालिए, बागवानी पालिए, फूड प्रोसेसिंग वगैरह काम कीजिए ताकि आपको जो है वो आर्थिक स्थिति ठीक रहे, आपको जो है वो बेरोजगारी ना मिले, मतलब हर समय काम मिलता रहे। फिर है स्वरोजगार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन। युवाओं में नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनने की सांस्कृतिक विकास की जाए। इसके लिए उन्हें आसान ऋण यानी कि इजी से लोन वगैरह, तकनीकी मदद वगैरह दी जानी चाहिए ताकि लोग जो है यानी युवा वगैरह खुद का एक बिजनेस शुरू कर सके। तो ये सभी प्रयास के माध्यम से जो है वो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। फिर देखेंगे कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास के बारे में जो कि भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही है। पहला हो गया मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी देने का काम करता है मनरेगा, जिसके बदले पैसा देता है। ठीक है। फिर हो गया दूसरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि PMKVY युवाओं को उद्योगों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त कौशल परीक्षण प्रदान करने का काम करती है। तीसरा है दोस्तों PM मुद्रा योजना जो कि PMMY छोटे और नए व्यवसाय के लिए बिना किसी गारंटी का आसान लोन प्रदान करवाने का काम करती है, ये हमारा योजना। फिर हो गया स्टार्टअप इंडिया, नए इनोवेटिव आइडियाज और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और टैक्सों से जुड़ी राहत देने का काम करता है। तो ये सभी जो है भारत सरकार के द्वारा कुछ सरकारी पहल किए गए हैं, सरकारी कदम उठाए गए हैं जिसके माध्यम से बेरोजगारी को कम किया जा सके। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमारा लिखा है दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी आर्थिक विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका समाधान केवल सरकारी नौकरियों से संभव नहीं है। इसके लिए देश के शिक्षा ढांचों में सुधार, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और युवाओं में स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देना होगा ताकि देश के इस विशाल युवा ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग हो सके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्वेश्चन है कि 1991 की आर्थिक नीति जिसमें हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आता है, इन सभी की विशेषताओं और प्रभावों की विवेचना करना है। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि नई आर्थिक सुधारों का विवेचना कीजिए। नई आर्थिक सुधार पूछे या फिर नई आर्थिक नीति पूछे, दोनों एक ही है। चलिए शुरू करते हैं। आंसर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 1991 के गंभीर वित्तीय संकट और आर्थिक सुस्ती से बाहर निकालने के उद्देश्य से जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1991 में। किस लिए? तो जो वित्तीय संकट था, आर्थिक सुस्ती थी, इन सभी से बाहर निकालने के उद्देश्य से यह नीति जो है मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
ठीक है, यानी कि एलपीजी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, कि 3 स्तंभों पर आधारित थी। इस नीति ने भारत को एक बंद सार्वजनिक देश प्रधान यानी सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था से बदलकर एक आधुनिक प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीटर और बाजार संचालन वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की नींव रखी थी ये नई आर्थिक नीति। चलिए और भी इसके बारे में देखेंगे। तो नई आर्थिक नीति के तत्व और विशेषता देखते हैं। तो इस नीति के 3 प्रमुख स्तंभ थे। इसकी अपनी विशेषता थी। पहला हो गया उदारीकरण, जिसको बंधनों से मुक्त आप समझ सकते हैं। तो उदारीकरण का तात्पर्य जो है दोस्तों, वो निजी क्षेत्र पर लगे अनावश्यक सरकारी नियंत्रण वगैरह, प्रतिबंध वगैरह और लाइसेंस प्रणाली वगैरह को समाप्त कर दिया गया, जिसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी गई। यानी अब जो है आप उद्योग वगैरह चलाने के लिए लाइसेंस वगैरह का कोई शर्त नहीं है। फिर हो गया वित्तीय क्षेत्र में छूट दिया गया, बैंकों को ब्याज दरें तय करने की स्वतंत्रता मिली और निजी और विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति भी दी गई। फिर है टैक्स वगैरह सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों को तर्कसंगत और कम किया गया ताकि चोरी रुके। तो ये सभी चीज़ किया गया ताकि जो है अर्थव्यवस्था को और भी बढ़ावा दिया जा सके। फिर दूसरा हो गया दोस्तों निजीकरण, जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी। निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और निजी निवेशकों को बढ़ावा देना, जिसमें हमारा देखिए विनिवेश यानी सरकारी कंपनी के स्वामित्व शेयर वगैरह को निजी हाथों और आम जनता को बेचा गया। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, सरकारी नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर पहले 8 और बाद में मात्र 2 कर दी गई थी। ठीक है। फिर हो गया नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा, कुशल सरकारी कंपनियों को अधिक वित्तीय और प्रतिबंधीय स्वायत्तता दी गई ताकि वे निजी कंपनियों से जो है प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सके। तो ये सब चीज किया गया। ठीक है। फिर हमारा तीसरा हो गया वैश्वीकरण यानी विश्व से जुड़ाव। वैश्वीकरण का अर्थ है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर के साथ एकीकृत करना, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार आसान हो सके। जिसमें क्या किया गया, तो प्रशुल्क दरों को कम यानी आयात निर्यात पर लगने वाला जो भारी कस्टम ड्यूटी को बहुत कम कर दिया गया ताकि देश विदेश से जो है आयात निर्यात किया को और भी बढ़ावा दिया जा सके। फिर है विदेशी निवेश की अनुमति, भारत के कई क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को सीधे निवेश करने और व्यापार संचालन करने की छूट भी दी गई। फिर है रुपये का आंशिक मूल्यन। ठीक है, भारतीय मुद्रा जो हमारा रुपया उसका अवमूल्यन किया गया ताकि भारतीय निर्यात विदेशों में सस्ता और प्रतिस्पर्धी बन सके। तो ये सभी चीज़ था, ये सभी हमारा आर्थिक नीति का विशेषता आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे नई आर्थिक नीति का प्रभाव क्या पड़ा। तो इस नीति ने भारतीय समाज पर अर्थव्यवस्था पर दोहरे प्रभाव पड़े, जिसमें सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा दोस्तों। जो कि सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो आर्थिक संवृद्धि यानी भारत की जीडीपी जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं, उसका विकास दर जो पहले हिंदू विकास दर लगभग 3.5% के आसपास रुकी थी, वह बढ़कर 6% से 8% प्रति वर्ष तक पहुंच गई। फिर हो गया विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने और निर्यात बढ़ने से भारत का विदेशी मुद्रा कोष अत्यधिक मजबूत हो गया, जिससे वित्तीय दिवालियापन का खतरा हमेशा के लिए टल गया। यानी कि विदेशी जो मुद्रा वो हमारे पास उसका भंडारण हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर है आईटी और सेवा क्षेत्र की क्रांति। वैश्वीकरण के कारण भारत दुनिया का बैंक ऑफिस बन गया, जिसमें सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, बैंकिंग और बीपीओ सेक्टर में रोजगारों की बाढ़ भी आ गई, रोजगार का सृजन भी हुआ। चलिए अगला उपभोक्ता बाजार का विस्तार। जो एकाधिकार समाप्त होने से बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़ी, उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली कारें, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान कम कीमतों पर मिलने लगा। तो ये सभी जो है वो हमारा सकारात्मक प्रभाव था। अब देखेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में, चलिए समझेंगे।
तो देखिए नकारात्मक प्रभाव में जो पहला है दोस्तों वो है कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। नई नीति का मुख्य ध्यान जो है वो उद्योगों और तकनीकों सेवाओं पर था। कृषि विकास दर में गिरावट आई, जिससे ग्रामीण संकट और किसानों की संख्या भी बढ़ने का काम हुआ। दूसरा जो है वो नकारात्मक प्रभाव जिसमें हमारा दोस्तों क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता। इस नीति से केवल शहरी क्षेत्रों और कुछ विकसित राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह को ही फायदा हुआ, बल्कि जो हमारा गरीब और अमीर के बीच की आर्थिक खाई और भी चौड़ी होगी, यानी और भी जो है इन दोनों के बीच असमानता बढ़ी। फिर अगला देखिए, अगला जो हमारा प्रभाव पड़ा यानी नकारात्मक प्रभाव उसमें है रोजगार का सुरक्षा। निजीकरण के कारण सरकारी क्षेत्रों में सुरक्षित नौकरियां कम हो गई। निजी क्षेत्रों में हायर एंड फायर यानी जब चाहे नौकरी से निकलना और कॉन्टेस्ट यानी ठेका वगैरह का प्रथा को बढ़ावा दिया। ठेका लेने पर जो काम वगैरह का था उन सभी के प्रथा को बढ़ावा दिया गया। फिर है लघु उद्योगों यानी एसएसआई को क्षति। वित्तीय रूप से कमजोर भारतीय घरेलू और कुटीर उद्योग, विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी की ब्रांडिंग और तकनीक के सामने टिक नहीं पाई, उन सब का खात्मा हो गया। तो ये सभी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि 1991 के आर्थिक सुधार या फिर आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिवार्य मील का पत्थर साबित हुआ। इसने भारत को एक मंद बाजार से निकालकर खुली और प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक प्रभावों के बावजूद इस नीति ने आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भारत की औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। चलिए हम लोग समझेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर है कि 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार ने देश के विकास के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। उस समय भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट यानी कि पैसों की कमी से जूझ रहा था। इस संकट से बाहर निकलने के लिए तत्कालीन सरकार, जो उस समय की प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्तीय मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जो है पुराने कड़े सरकारी नियमों को खत्म करने का फैसला किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि लाइसेंस राज और लाल फीताशाही यानी सरकारी दफ्तरों की रुकावटों को समाप्त करना, ताकि निजी और विदेशी कंपनियां भारत में आसानी से उद्योग लगा सके और देश का औद्योगिक विकास तेजी से हो सके, क्योंकि उस समय चल रहा था देश में आर्थिक संकट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं के बारे में। तो इस नीति के तहत सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित मुख्य बदलाव किया। क्या क्या किया? तो लाइसेंस राज की समाप्ति कर दिया गया, यानी पहले भारत में कोई भी नया उद्योग फैक्ट्री शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी और कठिन हुआ करता था। लेकिन 1991 की इस नीति से इन नियम को हमेशा के लिए यानी लगभग खत्म ही कर दिया। अब केवल शराब, सिगरेट और रक्षा उपकरण जैसे कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर किसी भी काम के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। यानी ये सब के लिए लाइसेंस ज़रूरी था, सिगरेट वगैरह के लिए, शराब वगैरह के लिए, रक्षा उपकरण वगैरह के लिए। ठीक है, फिर है सरकारी क्षेत्र का दायरा कम हो करना। पहले देश के अधिकांश बड़े और महत्वपूर्ण उद्योग केवल सरकार के लिए आरक्षित थे। इस नीति में सरकार ने अपने नियंत्रण वाले उद्योगों की संख्या को घटा दिया, जिससे निजी कंपनियों को भी उन क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। फिर हो गया विदेशी निवेश को मंजूरी। 1991 से पहले विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पैसा लगाना बहुत ही मुश्किल था। इस नीति के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में सीधे निवेश करने और अपनी फैक्ट्रियां खोलने की छूट भी दी गई, ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके, औद्योगिक विकास हो सके। चलिए आगे कि बड़ी कंपनियों को विस्तार की आज़ादी। पहले बड़ी कंपनियों पर अपनी बिजनेस को और बड़ा करने और नई शाखाएं खोलने पर कई तरह की सरकारी प्रतिबंध थे, जो कि 1991 की नीति ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे भारतीय कंपनियां खुलकर अपना विस्तार कर सकी। अगला जो है दोस्तों वो है सरकारी कंपनियों का विनिवेश। जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, उनके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार ने उनके शेयरों का कुछ हिस्सा निजी हाथों और आम जनता को बेचना शुरू कर दिया, यानी उसका शेयर वगैरह जो है आम जनता को बेचना शुरू कर दिया। तो ये सभी
जो है विशेषता था हमारा नई औद्योगिक नीति का। चलिए आगे देखेंगे नई औद्योगिक नीति जो 1991 में आया था उसके महत्व के बारे में। तो इस नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीका से बदल दिया, जिसका महत्व निम्नलिखित है। पहला देखिए, व्यापार करना आसान हुआ। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लाल फीताशाही से मुक्ति मिलने के कारण देश में नए उद्योग लगाना और व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया था। फिर हो गया आधुनिक तकनीक का आगमन। विदेशी कंपनियों के भारत आने से देश में दुनिया की नई और आधुनिक मशीन, कंप्यूटर और तकनीकी ज्ञान वगैरह पहुँचे, जिससे उत्पादन भी बेहतर हुआ। ठीक है, जैसे विदेशी लोग आए, ठीक है, यहाँ कंपनी लगाने के लिए, तो वो लोग जो है वो आधुनिक मशीन, कंप्यूटर, तकनीक वगैरह का ज्ञान लेके आए। ठीक है, बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यानी देश में नई और विदेशी कंपनियों के आने से बाजार में प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन और भी बढ़ी। इसका फायदा यह हुआ दोस्तों कि भारतीय कंपनियों ने भी अपनी चीज़ों की क्वालिटी में सुधार करने का काम किया। फिर उपभोक्ताओं को फायदा हुआ, जैसे ज़्यादा कंपनी आने से, कंपटीशन बढ़ने से ग्राहकों को कम कीमत पर बेहतर सामान मिलने लगा। उदाहरण के लिए समझिए तो मोबाइल, टीवी और कारों के बाजार में ग्राहकों को कई विकल्प भी मिले। फिर आगे देखेंगे सेवा क्षेत्रों में क्रांति हुई दोस्तों। तो इस नीति के कारण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर वगैरह, सॉफ्टवेयर, मोबाइल नेटवर्क और प्राइवेट बैंकिंग का बहुत तेजी से विकास हुआ, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलने का काम किया। तो ये हमारा नई औद्योगिक नीति का था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए सीधे शब्दों में कहें तो 1991 की जो औद्योगिक नीति ने सरकारी रुकावटों को खत्म करके भारत में बिजनेस करना आसान बना दिया। इस नीति के कारण देश में विदेशी पैसा, नई तकनीक और आधुनिक उद्योगों का आना शुरू हुआ, जिससे भारत के विकास को एक नई रफ्तार मिली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे मित्रों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि उद्योग, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का महत्व, समस्या एवं विकास की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर है MSME। इसका पूरा नाम पहले हम लोग समझेंगे। तो इसका पूरा नाम होता है मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। भारत में इन्हें जो है निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी इसे जो है वर्गीकरण किया गया है। इस क्षेत्र में यानी यह क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और कुल निर्यात में लगभग 40 से 45% का योगदान देने का काम करता है। कृषि के बाद यह देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा वो MSME होता है। चलिए इसका महत्व देखेंगे। महत्व में पहला हो जाता है कि रोजगार का मुख्य साधन, यह क्षेत्र बहुत कम पूंजी लगाकर देश के करोड़ों कुशल और अकुशल श्रमिकों यानी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का काम करता है। फिर इसका महत्व हो गया कि ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास, ये उद्योग छोटे से छोटे कस्बों और गांवों में आसानी से लगाए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है और लोग काम की तलाश में शहर की ओर नहीं भागते हैं। फिर अगला हो गया, अगला महत्व है दोस्तों कि कम पूंजी की आवश्यकता। बड़े उद्योग जैसे कि बड़ी फैक्ट्रियों की तुलना में जो हमारा MSME होता है उसको शुरू करने के लिए कम पूंजी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, यानी कम पूंजी की ज़रूरत से ये शुरू हो जाता है। फिर अगला हो गया निर्यात में बड़ा योगदान। भारत के विदेशों में भेजे जाने वाली बहुत सी चीज़ें जैसे कि हस्तशिल्प वगैरह, कपड़े, चमड़ों का सामान, कालीन आदि वगैरह जो है इसी क्षेत्र से बनाए जाते हैं, यानी यही लघु क्षेत्र से बनाए जाते हैं। चलिए आगे हमारा जो महत्व है वो है दोस्तों कि समान आर्थिक विकास। यह क्षेत्र धन को कुछ अमीर लोगों के हाथों में इकट्ठा होने से रोकता है और समाज के हर वर्ग तक कमाई का साधन पहुंचाने का काम करता है। तो ये हमारा MSME का महत्व था। चलिए आप देखेंगे इसकी प्रमुख यानी या फिर मुख्य समस्याओं के बारे में। इनकी कुछ समस्या है। तो महत्वपूर्ण होने के बावजूद इस क्षेत्र को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए लोन मिलने में कठिनाई होती है, यानी छोटे व्यापारियों को बैंकों से आसानी से और सस्ते ब्याज दर पर लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास कोई गारंटी के लिए संपत्ति नहीं होती, इसलिए लोन मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। फिर हो गया आधुनिक तकनीक की कमी होती है इनके पास।
आज भी बहुत से छोटे उद्योग पुरानी मशीनें और तरीके से काम करते हैं, जिससे उसका उत्पादन जो है बहुत ही धीमा होता है और उसका लागत वगैरह बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि उसमें जो है लागत बढ़ता है और उत्पादन धीमा होता है, क्योंकि वो जो है पुरानी मशीन और तकनीकों से काम करते हैं। फिर आगे हो गया कच्चे माल की समस्या। बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योगों को अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल जो है वो सही समय पर और उचित दाम पर नहीं मिल पाता है, तो ये सभी समस्याएं आती है। फिर हो गया बाजार तक पहुंच ना होना। इन उद्योगों के पास अपने सामान की ब्रांडिंग या फिर विज्ञापन करने के लिए पैसा नहीं होता है, यानी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है, जिससे इन्हें बड़े ब्रांड के सामने अपना सामान बेचने में भी दिक्कत आती है। फिर हो गया दोस्तों जटिल सरकारी नियम। टैक्स भरने, रजिस्ट्रेशन कराने और सरकारी दफ्तरों की कागजी कार्रवाई को पूरा करना छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सभी परेशानियां आती है छोटे व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए समस्या आती है। चलिए आगे देखेंगे विकास की संभावनाओं के बारे में। तो भारत में जो एमएसएमई क्षेत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल और इसके विकास की निम्नलिखित संभावनाएं हैं। पहला हो गया डिजिटलीकरण और ई कॉमर्स। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स और सरकारी ई मार्केट प्लेस के आने से अब गांव के छोटे बुनकर या फिर शिल्पी भी अपना सामान पूरी दुनिया में सीधे तरीके से बेच सकते हैं, डिजिटलीकरण और ई कॉमर्स आने से। फिर हो गया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। सरकार विदेशी सामानों पर निर्भर कम करने के लिए घरेलू छोटे उद्योग को विशेष छूट और बढ़ावा दे रही है, जिससे इस क्षेत्र के बढ़ने के अवसर भी और भी बड़े हो रहे हैं। फिर हो गया स्टार्टअप संस्कृति। देश के युवाओं में अब खुद का एक छोटा बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करने का क्रेज बढ़ा है, जिससे नई सोच के साथ एमएसएमई क्षेत्र बहुत ही मजबूत हो रहा है। फिर हो गया आसान सरकारी लोन योजनाएं। सरकार की पीएम मुद्रा योजना और क्रेडिट गारंटी स्कीम वगैरह के तहत अब छोटे उद्योग को बिना किसी गारंटी के लोन मिल रहा है, जिससे पैसे की कमी भी दूर हो रही है। तो ये सभी इसकी विशेष संभावनाएं थी। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा हमारा कि भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र का बहुत बड़ा समझ लीजिए इसका क्षेत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि इन उद्योगों का सही समय पर पैसा, आधुनिक तकनीक और बाजार मिल जाए तो यह क्षेत्र देश से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने की पूरी क्षमता रखती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों कि भारत के आर्थिक विकास में जो हमारा विदेशी व्यापार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपके सिलेबस के लिए और साथ ही साथ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर पहले समझेंगे। विदेशी व्यापार यानी जब दो या दो से अधिक देशों के बीच सामान और सेवाओं की खरीद बिक्री यानी लेन देन होती है तो उसे हम लोग विदेशी व्यापार कहा जाता है, यानी फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। इसमें दो प्रमुख बातें होती है। पहला होता है आयात यानी विदेशों से सामान मंगाना, और दूसरा होता है निर्यात यानी अपने देशों का सामान बाहर बेचना। तो अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है, क्योंकि कोई भी देश अकेले अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें नहीं बना सकता। भारत जैसे विकासशील देशों को आगे बढ़ने, नई तकनीक लाने और गरीबी, बेरोजगारी वगैरह को दूर करने में विदेशी व्यापार बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करती है। तो ये हमारा जो है विदेशी व्यापार के बारे में। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। तो आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। तो भारत के विकास में विदेशी व्यापार निम्नलिखित मुख्य तरीके से योगदान देता है। पहला क्या करता है, तो विदेशी मुद्रा का भंडार में वृद्धि करता है। जब भारत अपने यहाँ बनी चीज़ जैसे कि दवाइयाँ, सॉफ्टवेयर, कपड़े, चाय, मसाले वगैरह विदेशों में बेचता है तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, डॉलर या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं मिलती है। इस पैसों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। यह भंडार देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पैसे से हम बाहर की ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा खरीद पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फ़ायदा होती है। फिर हो गया आधुनिक तकनीक और मशीनों का आगमन। भारत अभी भी एक विकासशील देश है। हमें अपने उद्योगों को बड़ा करने के लिए आधुनिक मशीनें और कंप्यूटर तकनीक की ज़रूरत होती है। विदेशी व्यापार के जरिए
भारत दुनिया के विकसित देश जैसे कि अमेरिका, जापान, जर्मनी से नई तकनीक और उन्नत टेक्नोलॉजी आयात करने का काम करता है। इससे भारतीय फैक्ट्रियों में समान तेजी से और अच्छी क्वालिटी का बनने लगता है। ठीक है, फिर हो गया अगला रोजगार के अवसरों का सृजन, यानी रोजगार का अवसर मिलना। जो उद्योग विदेशों में सामान भेजने यानी निर्यात के लिए काम करते हैं उसे बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए भारत की आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर वगैरह, इन सभी का सेक्टर हो गया। कपड़ा उद्योग और हीरा जवाहरात उद्योग लाखों भारतीय युवाओं को नौकरियां देते। यदि विदेशी व्यापार ना हो तो ये उद्योग बंद हो जाएंगे और देश में बेरोजगारी और भी बढ़ जाएगी। तो सीधा समझिए, विदेशी व्यापार के कारण रोजगार सृजन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि भारतीय बाजार का विस्तार। भारत की कंपनियों को केवल भारत के बाजारों तक ही सीमित नहीं रहना पड़ता। विदेशी व्यापार के कारण उन्हें पूरी दुनिया का एक विशाल बाजार मिल जाता है। जब टाटा, रिलायंस, महिंद्रा जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां विदेशों में अपना सामान बेचती है तो उनका मुनाफा बढ़ता है, जिससे अंततः भारत का ही आर्थिक विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। विदेशी व्यापार के कारण आज भारतीय नागरिकों को दुनिया भर के बेहतरीन और औद्योगिक सामान जैसे कि स्मार्टफोन, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसानी से और कम दाम पर मिल जाता है। बाजार में प्रतियोगिता होने के कारण यानी कंपटीशन होने के कारण भारतीय कंपनियों को भी अपनी चीज़ें सस्ती और अच्छी बनानी पड़ती है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को ही होता है। फिर अगला है हमारा संकट के समय सहायता। जब देश में सूखा, बाढ़ या फिर महामारी जैसी कोई आपदा आती है तो और अनाज और दवाइयों की कमी हो जाती तो विदेशी व्यापार के माध्यम से हम तुरंत दूसरे देश से मदद या फिर सामान मंगा सकते हैं। इसी तरह भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 80% कच्चा तेल, जिसमें हमारा डीजल, पेट्रोल वगैरह, वो जो है विदेशों से ही व्यापार के जरिए मंगाता है, जिससे देश की गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ चलती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य चुनौतियाँ यानी क्या क्या चुनौतियाँ आती है। तो फायदे के साथ साथ भारत के विदेशी व्यापार के सामने कुछ बड़ी समस्याएं भी है। पहला हो गया व्यापार घाटा। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम विदेशी से सामान खरीदते हैं यानी आयात करते हैं और बेचते, निर्यात कम करते हैं, यानी खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। तेल और सोने की भारी आयात के कारण हमारा बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। विदेशी व्यापारों पर निर्भरता। यदि अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे बड़े देशों में आर्थिक मंदी आती है तो वे भारत से सामान खरीदना कम कर देते हैं। इससे भारतीय कंपनियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये सभी जो है इसकी प्रमुख चुनौतियां या फिर मुख्य चुनौतियां। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों हमारा कि विदेशी व्यापार ने भारत को दुनिया के बाजारों से जोड़कर देश के विकास को एक नई रफ्तार देने का काम किया है। इसी के कारण देश में विदेशी पैसा, नई तकनीक और लाखों रोजगार आए हैं। हालांकि व्यापार घाटे जैसी समस्याएं से निपटने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए अपने निर्यात को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें और भी सामान को विदेशों में बेचने की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीति आयोग की संरचना, उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर समझेंगे। तो नीति आयोग का पूरा नाम जो है वो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है जो भारत सरकार को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह देने का काम करता है। पुरानी योजना आयोग की ऊपर से नीचे की नीति के डायरेक्ट ये विपरीत है, यानी नीति आयोग जो है वो नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर काम करता है। इसमें राज्यों की भागीदारी को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। चलिए इसके संरचना के बारे में देखेंगे। नीति आयोग की संरचना। तो नीति आयोग की बनावट में देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक सब शामिल किया गया है। पहला अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों।
उपाध्यक्ष देखा जाए तो इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यानी कौन सा उपाध्यक्ष रहेगा इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करते हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। फिर हो गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ समझ सकते हैं आप। तो यह भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी एक निश्चित समय के लिए। फिर है खासी परिषद, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिषद होती है, जिसको शासी, ठीक है, शासी परिषद बोलते हैं। फिर हो गया पूर्णकालीन सदस्य, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ वगैरह स्पेशलिस्ट वगैरह शामिल होते हैं। फिर है पदेन सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल से अधिकतम 4 मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह सब शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया जाता है। तो ये सभी इसके संरचना है हमारा नीति आयोग का। चलिए आगे देखेंगे नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो नीति आयोग को बनाने के पीछे निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या उद्देश्य था, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करना, क्योंकि नीति आयोग मानता है कि मजबूत राज्यों से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए दोनों को मिलकर साथ काम करना चाहिए। फिर हो गया ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाना, ऐसी व्यवस्था विकसित करना जिससे विकास की योजनाएं जमीनी स्तर से शुरू होकर सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचने का काम करे। अगला दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति में तालमेल, यह सुनिश्चित करना कि देश की आर्थिक रणनीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी शामिल किया जा रहा है। फिर समाज के पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना, यानी उन सभी पर ज़्यादा ध्यान देना। आर्थिक विकास का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुंचना जो कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों तक। ज्ञान और नवाचार का केंद्र बनाना, देश में रिसर्च, नई सोच और उद्यमशीलता यानी इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान केंद्र के रूप में भी ये नीति आयोग काम करता है। तो ये सभी जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं। चलिए आगे देखेंगे नीति आयोग के प्रमुख काम के बारे में, यानी ये काम क्या करता है। तो नीति आयोग मुख्य रूप से 4 दिशाओं में काम करता है। पहला हो गया नीति और कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, सरकार के लिए दीर्घकालीन योजनाएं और नीति बनाना तथा उनकी प्रगति पर नजर रखने का काम नीति आयोग करता है। फिर हो गया सहकारी संघवाद को बढ़ावा, नियमित रूप से राज्यों के साथ बैठकें करना और विकास की योजनाओं में उनकी सलाह और उसकी समस्याओं को प्राथमिकता देने का काम जो है वो नीति आयोग ही करता है। फिर अगला जो है वह मूल्यांकन और निगरानी, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना जैसे कि स्वास्थ्य का कोई योजना हो, शिक्षा का योजना हो या डिजिटल इंडिया वगैरह का योजना हो, इन सभी का जांच करना कि वे सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, ये भी काम जो है वो नीति आयोग का ही होता है। चलिए आगे है विभिन्न सूचांक जारी करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग कई रिपोर्ट्स वगैरह जारी करता है, जैसे कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया इंडेक्स ये जारी करता है, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स, फिर है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये सब चीज़ जो है राज्यों की लिस्ट जारी करता है, उसमें कौन सा टॉप राज्य है, इससे जो है दूसरा राज्य भी चाहता है कि हम भी टॉप पर जाएं, इससे जो है अच्छा होता है, ठीक है, यानी कंपटीशन बढ़ता है लोगों राज्यों के बीच। निष्कर्ष देखिए लिखा है कि नीति आयोग 21वीं सदी के बदलते भारत का एक औद्योगिक थिंक टैंक है, जहां पुराने योजना आयोग राज्यों पर अपनी नीतियां थोपने का काम करती थी, वहीं जो नीति आयोग जो हमारा है वो केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में साथ लेकर काम करती है। देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में यह एक जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है, जो हमारा नीति आयोग है। तो ये इसके बारे में था, ये पूछा जाता है। एक और है दोस्तों, आपको वो कर लेना, देखिए एक और आपके सिलेबस में दिया होगा नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के बारे में आपको पढ़ लेना, उसके बारे में हो सकता है उसके बारे में भी पूछा जाए, तो आपको जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि भारतीय कृषि की प्रकृति, महत्व एवं वर्तमान प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए लिखा है कि भारत को पारंपरिक रूप से एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। सदियों से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज का मुख्य आधार रही है।
देश की लगभग आधी आबादी जो है यानी 45% से 50% की आबादी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से उसकी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। भले ही समय के साथ उद्योगों और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण जो है वो कृषि है हमारा। चलिए भारतीय कृषि की प्रकृति के बारे में देखेंगे। पहले तो भारतीय कृषि की कुछ अपनी अनूठी विशेषताएं और स्वभाव है जिन्हें इनकी प्रकृति के रूप में समझा जा सकता है। पहला हो गया मानसून पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि मानसून पर ही ज़्यादा निर्भर होता है। आज भी देश के एक बड़े हिस्से में सिंचाई का पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, जिससे अच्छी फसल पूरी तरीक़ा से समय पर और अच्छी बारिश पर ही निर्भर करती है। फिर हो गया प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। भारतीय कृषि की प्रकृति में यह सबसे बड़ा दोष है। खेतों पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम में लगे रहते हैं। यदि कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो कुल पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। तो ये प्रच्छन्न और छिपी बेरोजगारी। फिर हो गया छोटे और सीमांत किसान। भारत में अधिकांश यानी कि लगभग 85% किसानों के पास बहुत छोटे खेत यानी 2 हेक्टेयर से कम है। जमीन का आकार छोटा होने के कारण वैज्ञानिक तरीके और बड़ी मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन वगैरह का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी। फिर हमारा हो गया जीवन निर्वाह कृषि। भारत में कृषि को एक व्यापार या फिर व्यवसाय के रूप में कम और परिवार का पेट भरने का साधन के रूप में ज़्यादा देखा जाता है। यानी जो कृषि है यही सोच के भारत में लोग करता है कि चलो पेट भरने के लिए अनाज पैदा हो जाएगा, लेकिन उससे व्यवसाय करना, बिजनेस करना ये कोई नहीं सोचता है ज़्यादातर लोग। ठीक है, किसान मुख्य रूप से अपने खाने भर का अनाज ही उगा पाते हैं, बाजार में बेचने के लिए बहुत कम बचता है। फिर हो गया फसलों का विविधता। भारत की भौगोलिक स्थिति और जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, इसलिए यहाँ एक ही समय पर कई तरह के फसलें उगाई जाती है। जैसे खाद्यान्न के रूप में जो है गेहूं चावल हो गया, नकदी फसल के रूप में गन्ना कपास हो गया और बागवानी के रूप में फल और सब्जियां हो गई। तो ये अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर अलग अलग जो है हमारा फसल उगाया जाता है। आगे देखेंगे कि भारतीय कृषि का महत्व के बारे में दोस्तों। तो भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में कृषि का महत्व निम्नलिखित है। पहला हो गया आजीविका और रोजगार का साधन। कृषि देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यह ग्रामीण भारत के करोड़ों मजदूरों और किसानों को काम और आय प्रदान करने का काम करता है। फिर है खाद्य सुरक्षा। भारत की 140 करोड़ से अधिक विशाल जनसंख्या का पेट भरने का जिम्मा जो है वो कृषि ही है। अनाज, दालें, तेल, फल और सब्जियां कृषि से ही प्राप्त होती है। कृषि के बिना कैसे आपका पेट भर पाइएगा। ठीक है, फिर हो गया उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत। देश के कई बड़े उद्योग पूरी तरीक़ा से कृषि पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सूती कपड़ा उद्योग हो गया, वो कपास का खेती होगा तभी होगा। फिर चीनी उद्योग हो गया, अगर गन्ना का खेती होगा तब होगा। फिर जूट उद्योग या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग वगैरह, ये सब डायरेक्ट तौर पर जो है हमारा कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, खेती पर ही निर्भर रहते हैं। फिर हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात में योगदान। भारत दुनिया के कई देशों में चाय, कॉफ़ी, मसाले, चावल, तंबाकू और फसल वगैरह निर्यात करता है। इससे देश की भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये सभी कृषि के माध्यम से ही होता है। चलिए आगे, ये आर्थिक विकास का आधार भी है कृषि। जब कृषि क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करता है तो ग्रामीण लोगों की आय बढ़ती है। जब ग्रामीण के पास पैसा आता है तो वे अपने टीवी, मोबाइल, ट्रैक्टर और कपड़े खरीदते हैं, जिससे देश के उद्योगों का विकास भी होता है। तो ये सब हमारा भारत की कृषि का महत्व है, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भारतीय कृषि का वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में। तो आधुनिक समय में भारतीय कृषि के तौर तरीके और प्राथमिकताओं में कई बदलाव देखने को मिला है। पहला हो गया कि कृषि का आधुनिकीकरण और तकनीकीकरण। अब पारंपरिक खेती की जगह आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ गया है। किसान खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से जो है मिट्टी का जांच कर रहे हैं और मोबाइल ऐप्स के जरिए मौसम और मंदी वगैरह का भाव जान पा रहे हैं। यानी मौसम का भाव क्या है, मंडी का भाव क्या है, सब्जी वगैरह का, ये सब जान पा रहे हैं। फिर हो गया व्यवसायीकरण की ओर झुकाव। अब किसान केवल पेट भरने के लिए अनाज नहीं उगा रहे हैं, बल्कि मुनाफे के लिए नकदी फसल जैसे कि सोयाबीन,
सूरजमुखी, फल, सब्जी और फूलों की खेती वगैरह में भी तेजी अपना रहे हैं ताकि व्यवसाय कर सके। ठीक है। फिर हो गया जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। रसायनों और यूरिया के अत्यधिक उपयोग से खराब हो रहे जमीन को बचाने के लिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन बढ़ा है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है और अब अन्य राज्य भी जो है बिना केमिकल की खेती को बढ़ावा दे रहा है ताकि जो है रासायनिक वगैरह से, यूरिया वगैरह से जो हमारा खेत खराब हो रहा है उस सभी से बचाया जा सके। सिंचाई तकनीक में सुधार हुआ है दोस्तों। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नारे के साथ अब प्रारंभिक रूप से खेतों को पानी से भरने के बजाय टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर यानी फव्वार सिंचाई यानी ऊपर से जो है यानी खेत को भर दिया जाता था, वो नहीं, ऊपर से जो है बारिश के जैसा, फुवारा के जैसा उसको जो है सिंचाई जैसे तकनीक को अपनाया जा रहा है ताकि पानी का बचत भी हो सके और अच्छी सिंचाई भी हो सके। चलिए, समृद्ध क्षेत्रों का विकास। केवल फसलों पर निर्भर रहने के बजाय किसान अब जो है डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन वगैरह को भी अपनी मुख्य आय का जरिया बना रहे हैं। तो ये सभी हमारा जो है काम है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि संक्षेप में समझा जाए तो भारतीय कृषि अब पुरानी तौर तरीके को छोड़कर नई तकनीक और आधुनिक खेती की ओर बढ़ रही है। देश की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका के लिए कृषि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, और आपका माइनर इकोनॉमिक्स के लिए हमने सिर्फ 10 प्रश्न लिए हैं और ये 10 प्रश्न काफ़ी है। अगर आप ये 10 प्रश्न कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा सब यहीं से आपका आ जाएगा। बस इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपका 1-2 क्वेश्चन और है जिसमें नाबार्ड वगैरह उन सभी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही था हरित क्रांति वगैरह। तो यही छोटी सी वीडियो थी। हेल्पफुल लगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।